Hello friends, in this video we are going to study power quality and facts unit 2 voltage sag. So let's go through these questions one by one. First question is, what is voltage sag? Explain motor starting and arc furnace or give the sources of voltage sag. बात करें वोल्टेज सैग की तो वोल्टेज सैग को हमने यूनिट 1 में एक्सप्लेन किया है और हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वोल्टेज सैग बेसिकली डिक्रीमेंट होता है आरएमएस वोल्टेज में between 0.1 and 0.9 per unit at power frequency for duration less than 1 मिनट के लिए होता है। और वोल्टेज सैग बेसिकली जो सिस्टम में फॉल्स ऑकर होते हैं उसकी वजह से होता है, या जो लोड्स को एनर्जाइज करते हैं या मोटर्स को स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से सिस्टम में हमें वोल्टेज सैग देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वोल्टेज सैग की। तो यहाँ पर हम टू सोर्सेस ऑफ वोल्टेज सैग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मोटर स्टार्टिंग। जब हम मोटर को इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो जो मोटर होता है बेसिकली वो अपने नॉर्मल फुल लोड करंट से सेवरल टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, और ये जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट करंट ड्रॉ करता है इसकी वजह से सिस्टम में हमें वोल्टेज सैग देखने को मिलता है। और इस वोल्टेज सैग की वजह से जो लाइट्स होती है वो डिम हो सकती है, और जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं, और जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। और जो सिचुएशन होता है वो और भी ज़्यादा वर्स तब हो जाता है जब एक्सट्रीमली पुअर स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, यूजुअली इन द रेंज ऑफ 15 to 30%। अब हम बात करते हैं आर्क फर्नेस की। तो आर्क फर्नेस की वजह से भी सिस्टम में जो है वोल्टेज सैग या वोल्टेज अनबैलेंस फ्लिकर जैसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक आर्क which is relatively independent of current magnitude consists of three components: anode drop, cathode drop, and arc column component, which amounts to about 12 volts per centimeter of arc length. The three basic changes in operating state of electric arc furnace, which can produce distinguishable voltage disturbance on power system, are open circuit condition, short circuit condition, and the normal operation. आर्क फर्नेस का यूज किया जाता है मेटल्स को मेल्ट डाउन करने और स्टील मेकिंग में। आर्क फर्नेस को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है एसी आर्क फर्नेस और दूसरा है डीसी आर्क फर्नेस। यहाँ पर हम डीसी वाले के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं एसी आर्क फर्नेस की। एसी आर्क फर्नेस दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस और एक इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस की बात नहीं करने वाले हैं, बात करते हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेस की। तो यदि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में 3 फेज सप्लाई दिया गया है तो यहाँ पर 3 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कैथोड की तरह काम करते हैं। और जो स्क्रैप मेटल या चार्ज मेटल जो बॉटम पे रखा होता है फर्नेस के, वो एज अ एनोड काम करता है। तो जो करंट सप्लाई करते हैं तो वो ये इलेक्ट्रोड से होते हुए चार्ज मेटल्स के थ्रू बहता है। और जब हम इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई देते हैं तो जो एयर गैप है इलेक्ट्रोड्स और चार्ज मेटल्स के बीच में वो आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने की वजह से जो आर्क है वो फॉर्म करता है, और उसकी वजह से जो मटेरियल्स है या जो जिस मेटल को हमें मेल्ट डाउन करना है वो मेल्ट डाउन होना शुरू होता है। तो जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक आर्क के क्रॉस वो करंट मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, और ये बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक एनोड ड्रॉप हो गया, कैथोड ड्रॉप हो गया, और आर्क कॉलम कंपोनेंट हो गया, और ये सभी मिलकर के 12 वोल्ट्स ऑफ सेंटीमीटर आर्क लेंथ बनाते हैं। The three basic changes in operating states of electric arc furnace, which can produce distinguishable voltage disturbance on power system, are open circuit condition, short circuit condition, and normal operation. तो जो 3 बेसिक ऑपरेटिंग स्टेट्स होते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के, जो डिस्टिंग्विशेबल वोल्टेज डिस्टर्बेंस को सिस्टम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है ओपन सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन और नॉर्मल ऑपरेशन। तो ये तीनों जो ऑपरेटिंग स्टेट्स होते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के, ये डिस्टिंग्विशेबल वोल्टेज डिस्टर्बेंस सिस्टम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। Because of the non-linear resistance, an arc furnace acts as a source of current harmonics of the second to seventh order, especially during the meltdown period. तो बात करें मेल्टडाउन पीरियड के दौरान, तो जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से आर्क फर्नेस एक सोर्स ऑफ करंट हार्मोनिक्स की तरह एक्ट करता है, और ये जो करंट हार्मोनिक्स होता है इसका ऑर्डर होता है सेकंड टू सेवन्थ ऑर्डर।
Next question is explain the working of different uninterruptible power supply or with suitable block diagram. Explain the working difference between online UPS and offline UPS. तो इसमें हमें डिफरेंट अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन करना है या ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हमें ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस के वर्किंग के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। यूपीएस इज एक्रोनिम यूज्ड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर टू एसी लोड्स। यूपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और यूपीएस जो है एसी लोड्स को कंटिन्यूअस पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। Some fields require a continuous source of power without any interruption. These fields are medical care system, safety monitoring system, data centers, IT network fields. तो कुछ ऐसी जगह होती हैं या फील्ड्स होते हैं जहाँ पे हमें बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत होती है, जैसे मेडिकल केयर सिस्टम हो गया, सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा सेंटर्स, IT नेटवर्क फील्ड्स। ये सभी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें कंटिन्यूस पावर की ज़रूरत होती है और यदि पावर सप्लाई बीच में कट हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इट्स मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड अ रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी बैंक, फिल्टर सर्किट एंड क्रिटिकल लोड्स। यूपीएस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें होता है रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी बैंक, फिल्टर सर्किट और क्रिटिकल लोड। आइदर सिंगल और थ्री फेज एसी इनपुट इज प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता है उसको सिंगल और थ्री फेज एसी इनपुट सप्लाई जो है दिया जाता है। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन current is drawn from AC mains while in case of power outage backup source provide current to the load। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो लोड है वो एसी मेन से या मेन सप्लाई से करंट ड्रॉ करता है और जबकि पावर आउटेज के केस में या पावर फेलर के केस में जो बैटरी बैकअप लगा है वो लोड को करंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। ऑनलाइन यूपीएस इन नॉर्मल ऑपरेशन लोड ड्रॉज करंट फ्रॉम मेन सप्लाई सोर्स। हाउएवर इन केस ऑफ पावर फेलर द लोड ड्रॉज करंट फ्रॉम बैटरी बैकअप एंड टू विद जीरो ट्रांसफर टाइम। यूपीएस के नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो इस केस में जो लोड है वो मेन सप्लाई सोर्स से करंट ड्रॉ करता है, लेकिन जब पावर आउटेज हो जाता है या पावर फेलर हो जाता है, मतलब पावर सप्लाई जब कट हो जाती है, तो उस केस में जो लोड है वो बैटरी बैकअप से करंट ड्रॉ करने का काम करता है और वो भी जीरो ट्रांसफर टाइम के साथ। अब बात करते हैं ट्रांसफर टाइम होता क्या है। ट्रांसफर टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन विच द यूपीएस सर्किट टेक्स टू स्विच द पाथ फ्रॉम सप्लाई मेन्स टू बैटरी बैकअप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पावर टू द लोड। ट्रांसफर टाइम वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें यूपीएस सर्किट अपने पाथ को सप्लाई मेन से बैटरी बैकअप की तरफ स्विच करता है ताकि जो लोड है उसको पावर प्रोवाइड किया जा सके। मतलब कि जब मेन सप्लाई कट हो जाता है और जब हमारा बैटरी जो है लोड को पावर प्रोवाइड करना चालू कर देता है तो इसके बीच में जो लगा टाइम ड्यूरेशन है उसे बोलते हैं ट्रांसफर टाइम। तो ऑनलाइन यूपीएस के केस में ट्रांसफर टाइम जो होता है जीरो होता है, जबकि ऑफलाइन यूपीएस के केस में ट्रांसफर टाइम जीरो नहीं होता है, ये कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम और उसके वर्किंग के बारे में। हियर इन फिगर वी कैन क्लियरली सी पावर टू द क्रिटिकल लोड कैन बी प्रोवाइडेड इन थ्री वेज। ऑनलाइन यूपीएस में हम क्रिटिकल लोड को तीन प्रकार से पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, डायरेक्टली फ्रॉम एसी मेन्स टू क्रिटिकल लोड। पहला केस है जिसमें हम एसी मेन सप्लाई से क्रिटिकल लोड को डायरेक्टली पावर प्रोवाइड कर सकते हैं और जो एसी मेन सप्लाई से क्रिटिकल लोड के बीच का जो पाथ है उसमें हमें रेक्टिफायर, इन्वर्टर सर्किट, प्राइमरी स्टैटिक स्विच ये सभी कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो क्रिटिकल लोड है वो इनके थ्रू जो है एसी मेन से करंट ड्रॉ करने का काम करता है। और ये जो पहला केस है इसमें यूपीएस जो है नॉर्मली ऑपरेट करता रहता है, इसमें किसी प्रकार का पावर फेलर या पावर आउटेज हमें देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं सेकंड केस की, फ्रॉम बैटरी बैकअप टू क्रिटिकल लोड। इसमें जो है हम सप्लाई को बैटरी बैकअप से क्रिटिकल लोड को प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें सिर्फ हमें इन्वर्टर सर्किट देखने को मिलता है। और इस केस में जो क्रिटिकल लोड है वो बैटरी से पावर लेता है या करंट ड्रॉ करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मेन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है या पावर आउटेज हो जाता है। थर्ड केस इज वी कैन प्रोवाइड
सप्लाई टू द क्रिटिकल लोड वाया फॉलोइंग द पाथ दैट इज बाईपास थ्रू द सेकेंडरी स्टैटिक स्विच। तो जो तीसरा केस है, इसमें जब हमारा इन्वर्टर सर्किट फेल कर जाता है या यूपीएस जो है फेल कर जाता है, तो उस केस में हम एक बाईपास पाथ होता है, उसके थ्रू क्रिटिकल लोड को एसी मेंस से पावर सप्लाई या पावर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्राइमरी स्विच इज ऑलवेज इन ऑन स्टेट but gets turned off only when UPS system fails. And for bypassing action, secondary static switch, which is kept off normally, now gets on. जो प्राइमरी स्टैटिक स्विच है वो ऑलवेज ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही यूपीएस सिस्टम फेल करता है या काम करना बंद कर देता है, तो बाईपासिंग एक्शन के लिए जो सेकेंडरी स्टैटिक स्विच है वो ऑन हो जाता है, ताकि जो हमारा कनेक्टेड लोड है उसको मेन सप्लाई से पावर मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सिंगल और 3 फेज एसी इनपुट सप्लाई रेक्टिफायर को दिया गया है, और रेक्टिफायर के बाद कनेक्टेड है बैटरी बैंक, बैटरी बैंक के बाद है इन्वर्टर, और इन्वर्टर से कनेक्टेड है हमारा प्राइमरी स्टैटिक स्विच जो कि हमेशा ऑन रहता है, और स्टैटिक स्विच से कनेक्टेड है क्रिटिकल लोड। और सपोज इन्वर्टर या जो हमारा यूपीएस सिस्टम है वो फेल कर जाए, खराब हो जाए, तो उस केस में बाईपासिंग एक्शन के लिए एक दूसरा पाथ है, जिससे हमारा क्रिटिकल लोड स्टैटिक स्विच के थ्रू मेन सप्लाई से या कह सकते हैं सिंगल और 3 फेज एसी इनपुट से कनेक्टेड है। अब हम ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें 3 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला केस है व्हेन सप्लाई मेन्स इज ऑन। जब मेन सप्लाई ऑन रहता है तो उस केस में ऑनलाइन यूपीएस किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम चलिए ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। केस 1 में मेन सप्लाई ऑन रहता है, तो जो रेक्टिफायर है उसको सिंगल और 3 फेज एसी इनपुट के रूप में मिलता है। तो जो रेक्टिफायर है वो इस एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो डीसी आउटपुट है उससे हमारा बैटरी बैंक भी चार्ज होता रहता है, और वो इन्वर्टर को भी सप्लाई मिलता रहता है, और इन्वर्टर डीसी इनपुट सिग्नल को एसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और यह एसी आउटपुट सिग्नल स्टैटिक स्विच के माध्यम से क्रिटिकल लोड को प्रोवाइड किया जाता है, और जो क्रिटिकल लोड है वो ऑपरेट करना चालू कर देता है। तो केस 1 में ऑनलाइन यूपीएस कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। हमारा केस 2 है व्हेन सप्लाई मेन्स इज ऑफ। तो जब सप्लाई मेन्स ऑफ होता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से ऑनलाइन यूपीएस वर्क करता है उसके बारे में हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से फिर से देखने वाले हैं। केस 2 में जो मेन सप्लाई है वो ऑफ होता है, या यूँ कहें कि पावर फेलर की कंडीशन होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे क्षेत्र में सप्लाई ही नहीं आती है। तो जो हमने यूपीएस में बैटरी बैंक का इस्तेमाल किया है, तो ये बैटरी बैंक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में यानी प्रीवियस केस में चार्ज हो जाता है, और फिर उसके बाद में जैसे पावर आउटेज होता है या पावर फेलर होता है तो ये बैटरी बैंक डीसी पावर जो है इन्वर्टर को सप्लाई करता है। तो जो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केस 2 में जो क्रिटिकल लोड है वो इन्वर्टर और स्टैटिक स्विच के थ्रू बैटरी बैंक से करंट ड्रॉ करने का काम करता है, और इस केस में रेक्टिफायर टेम्पोरेली डिस्कनेक्टेड स्टेट में होता है, यानी अस्थायी रूप से डिस्कनेक्टेड स्टेट में होता है। तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करता है, क्योंकि मेन सप्लाई जो है ऑफ है, और बैटरी बैंक जो है इन्वर्टर के थ्रू क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो यहाँ पर बाईपास है इस केस में उसका यूज नहीं है, और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र टाइम है वो 0 होता है, क्योंकि जैसे ही सप्लाई हमारा ऑफ होता है तो जो हमारा बैटरी बैंक है वो ऑपरेट करना चालू कर देता है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे केस की। थर्ड केस है व्हेन यूपीएस फेल्स, यानी जब यूपीएस खराब हो जाए या इन्वर्टर सर्किट खराब हो जाए, तो जो हमारा पूरा सिस्टम है यूपीएस का वो किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। केस थर्ड में हमारा यूपीएस फेल कर जाए या इन्वर्टर सर्किट खराब हो जाए, तो रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी बैंक और स्टैटिक स्विच इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर काम आता है बाईपास पाथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाईपास पाथ है और उसमें लगा हुआ है स्टैटिक स्विच, और यह सेकेंडरी स्टैटिक स्विच प्रीवियसली जो हमने 2 केसेस डिस्कस किए उसमें जो है ऑफ स्टेट में रहता है, लेकिन जब इन्वर्टर या यूपीएस सर्किट फेल कर जाता है तो इस केस में ये ऑन स्टेट में आ जाता है, और जो क्रिटिकल लोड है
इस स्टैटिक स्विच के थ्रू मेन सप्लाई से करंट ड्रॉ करने काम करता है और ऑपरेट करता है। तो इन 3 केसेस के माध्यम से, कंडीशन के माध्यम से हमने ऑनलाइन यूपीएस के वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन किया आपको। और ऑनलाइन यूपीएस में हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि जानना ज़रूरी है, वो है कि जो ऑनलाइन यूपीएस होता है, वो पावर आउटेज कंडीशन में या पावर फेलर कंडीशन में जो लोड्स कनेक्टेड होते हैं, उनको सप्लाई प्रोवाइड करता है या पावर प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही साथ ये जो पावर लाइन डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनसे हमारे लोड्स को हाई आइसोलेशन प्रोवाइड करता है या हमारे लोड्स को बचाने काम करता है। तो ऑनलाइन यूपीएस पावर लाइन डिस्टर्बेंसेस से, जैसे ट्रांजिएंट सर्जेस, इनसे लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ऑनलाइन यूपीएस में ऑपरेशन के दौरान लॉसेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन यूपीएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन यूपीएस। पहला पॉइंट है, इट ऑफर्स पावर कंडीशनिंग अलॉन्ग विद कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द लोड फ्रॉम एसी इनपुट। ऑनलाइन यूपीएस एसी इनपुट से लोड्स को कंप्लीट आइसोलेशन या यूँ कहें कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ पावर को कंडीशनिंग करने का भी काम करते हैं ऑनलाइन यूपीएस। सेकेंड पॉइंट इज, अनइंटरप्टेड पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड ऑल द टाइम। ऑनलाइन यूपीएस लोड्स को अनइंटरप्टेड पावर प्रोवाइड करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कंटिन्यूस पावर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज, पावर फेलर डज नॉट हिंडर द मोड ऑफ ऑपरेशन। जब पावर फेलर कंडीशन होती है तो वो मोड की ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करता है या उसमें रुकावट नहीं पैदा करता है। फोर्थ पॉइंट इज, द ट्रांसफर और चेंज ओवर टाइम इज नेग्लिजिबल ड्यू टू ऑलवेज ऑन कंडीशन। ऑनलाइन यूपीएस में जो ट्रांसफर टाइम होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में भी जो क्रिटिकल लोड है उसको बैटरी के थ्रू ही सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही पावर आउटेज होता है, पावर फेलर होता है, तो उस केस में जो हमारा बैटरी बैंक है वो ऑपरेट करना चालू कर देता है विद 0 ट्रांसफर टाइम। अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन यूपीएस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। अ कंटिन्यूअस ऑन मोड जनरेट्स मोर हीट, दस लार्ज हीट सिंक इज रिक्वायर्ड। तो इसमें जो इन्वर्टर होता है, बैटरी होता है, ये कंटिन्यूसली ऑन रहता है, तो इसकी वजह से सिस्टम में जो है ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, और इस हीट को एब्जॉर्व करने के लिए लार्ज हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है इसमें। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स डिजाइन। जो ऑनलाइन यूपीएस होता है, इसका जो डिज़ाइन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। इट इज़ एक्सपेंसिव। ऑनलाइन यूपीएस ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाई पावर डिस्पेशन। और जो ऑनलाइन यूपीएस होता है इसमें हाई पावर का डिस्पेशन भी होता है।